हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान से समझना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। CH बॉन्ड, ठीक है। C मीन्स नॉर्मली सभी को पता ही है कार्बन, और X मीन्स हेलोजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात आपको बोलती हूँ कि कार्बन हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। जिनको नहीं पता वो भी ध्यान से समझ लो। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मैं इसे यूं कह दूं क्या कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो पीरियोडिक टेबल में बाकी ग्रुप्स के एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि मैं जल्दी से किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबलाइज हो जाऊं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो केमिस्ट्री को हमेशा नॉर्मल लाइफ से जोड़ दो। ठीक है, कैसे? देखो, एक इंसान है जिसके पास में 90 रुपए हैं और एक इंसान है जिसके पास में 50 रुपए हैं। ठीक है, दोनों को 100 रुपए कमाने हैं आज के दिन। अगर उन्होंने कमा लिया तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसके पास 90 रुपए हैं वो क्या सोचेगा पता है, कि मैं कहीं से भी ना 10 रुपए इकट्ठे कर लूं तो क्या हो जाएगा, मैं आज का मेरा पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है ना वो सोचेगा ओ माय गॉड मुझे 50 रुपए इकट्ठे करने हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये होते हैं 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो हैलोजन्स होते हैं उनको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये CH बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, हेलोजन की, तो इसका मतलब ये बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हेलोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या कि मैम जो लोग जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो भाई वो कंफ्यूजन ऐसे दूर कर लें कि सीधी सी बात है, फिर हम चलते हैं नॉर्मल लाइफ की तरफ। और देखो, जब हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो क्या होता है ना, हमारे ऊपर एक उधार आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसको सीधा सीधा मैं ये बोल दूं कि देने वाला क्या होता है, हमेशा महान होता है, उसके पास पॉजिटिव वाइब्स आ गए। ठीक है, और जो लेने वाला होता है ना वो कहीं ना कहीं किसी का उधार लेता है तो वो एक नेगेटिव साइड की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लेने वाला इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और देने वाला महान है मतलब उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये भी नहीं बोलोगे। चलो, अब मैं बात करती हूँ अगर X की, तो X का मतलब देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस क्या है कि इस बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर आ गए। ठीक है, तो इस बॉन्ड में क्या आ गए, पोलर कैरेक्टर में, यहां लिख देती हूँ, बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, हमारा पोलर हो गया। ठीक है, अगर पोलर आ गए तो बॉन्ड के तो इसमें क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो गया डाइपोल जनरेट हो गया। देखो, डाइपोल मींस दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम आगे सब चलते जाएंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट करके समझते चलो। ठीक है, अब देखो, हेलोजन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सभी है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कार्बन एटम बना दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बना दिया, क्योंकि मैं बॉन्डिंग बना रही हूँ ना, ये हो गया फ्लोरीन। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ CF बॉन्ड की। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन एटम तो सेम ही रहेगा,
जो ये है उतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाएंगे तो उसका शेप बढ़ता जाएगा। तो मैं ये कह दूं क्या, देखो कि ये हो गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। अब देखो ये कार्बन और ये हो गया हमारा ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो ये कार्बन फिर से, और ये हो गया हमारा आयोडीन। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता जा रहा है। ये बात कर रहे हैं CCl की, ये बात कर रहे हैं CBr की, ये बात कर रहे हैं CIN की, आयोडीन की बात करें, ठीक है। अब देखो दोनों का न्यूक्लियस ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूं, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो मैं यूं कह दूं क्या कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो देखो ये दो एटम है मेरे पास, है ना, ये मान लीजिए आप CFCl इनकी ही बात करें मैं, ठीक है, ये दोनों है। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो देखो ये C और ये F। अब अगर मैं C और F तो ये बिल्कुल ऐसे हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, ठीक है। अगर मैं Cl की बात करूं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई, ब्रोमीन की बात करूं तो और बढ़ गई, आयोडीन की बात करूं तो और बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने से इनके बीच की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है क्या, देखो अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ज्यादा। अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम। यानी कि मैं ये कह दूं क्या कि साइज बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और मैं कह दूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। बात सभी को समझ में आई क्या, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो ये है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इन दोनों एटम को अलग अलग करने के लिए या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को डिसोशिएट तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या मैं कह दूं कि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। भाई ये वाला बॉन्ड है, इसको ऐसे समझ लो, ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो इसको आसानी से हम तोड़ पाएंगे। ये देखो ऐसे आसानी से तोड़ पाएंगे, तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, कम, जबकि इसके लिए क्या होगी, ज्यादा। तो मैं कह दूं कि ऊपर से नीचे जाने पर हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी और यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है डाइपोल मोमेंट, जो आपकी बुक में ये दे रखा है, डाइपोल मोमेंट। पहली बात तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ये होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट जेई जो भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप स्कूल लेक्चरशिप, कॉलेज लेक्चरशिप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनसे क्वेश्चंस पक्का आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो। अब क्या है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्यू मतलब चार्ज के और डी मतलब डिस्टेंस के, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा
और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या सबसे ज्यादा रखेगी, ठीक है। यानी कि मैं ये कह दूं कि इसके लिए Q की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और अगर मैं इसके लिए बात करूं आयोडीन के लिए, तो Q की वैल्यू जो होगी वो उसके कंपैरिजन में कम होगी। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पे और इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, ज्यादा। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हम किस में म्यू ऊपर से नीचे जाने पर बढ़े कि घटे, तो ध्यान से देखो, यहां अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ये तो है कम, अगर मैं ये बोलूं कि ये तो है कम, और यहां मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो ये है ज्यादा। इसको ऐसे ही कर लो, यहाँ पे Q ज्यादा और ये Q कम, और यहाँ पे डिस्टेंस कम और डिस्टेंस ज्यादा। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, तो वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा। क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या है ना, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये पिकोमीटर में है, ये और ये इसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या आता है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आता है। इसलिए हम जब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो हम Q को डोमिनेंट मानते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ढंग से देख लो कि हम इसके केस में डाइपोल मोमेंट के केस में जब बात करेंगे, तो हम Q को डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट मान रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलूं क्या कि देखो फ्लोरीन CF का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, फिर CCl का, फिर CBr का, और फिर Ci का होगा क्या? अगर मैं ऐसे अगर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको लिखूं तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, Q की वैल्यू कम होती जाएगी और फ्लोरीन में Q की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो यही होना चाहिए इसका ऑर्डर। लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना कि ये ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये ऑर्डर होता है CCl की वैल्यू ज्यादा, CF की वैल्यू, उसके बाद CBr और फिर Ci की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे ये है एक्सेप्शन, ध्यान से लिख लेना भाई। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है एक्सेप्शन, क्योंकि CCl के डाइपोल मोमेंट को एक्सपेरिमेंटली उस फ्लोरीन से ज्यादा माना गया, ठीक है। जो ये फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप में हमेशा एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इनमें आपको एक्सेप्शन मिल भी बहुत जाएंगे। तो जहां एक्सेप्शन आ जाए वहां पे बहुत ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, मतलब किसका है, ठीक है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है, और ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास CF, CCl, CBr और Ci। आप क्या करेंगे, फट से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, चार्ज सेपरेशन ज्यादा, तो इसका मतलब CF का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली CCl का ज्यादा होगा, CF का कम होगा, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई? ये एक्सेप्शन नोट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट बताया है उसको मैं समराइज कर रही हूँ कि CH बॉन्ड की हमने बात की, कोवेलेंट बॉन्ड है, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इनमें पोलर कैरेक्टर जनरेट हो गया, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात की कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि मैं कह दूं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप हो और आपके बगल में एक पड़ोसी है, ठीक है, फिर एक और है, फिर एक और है, ठीक है, लेकिन आपकी इस पड़ोसी से ज्यादा पट्टी है, तो यहाँ पे क्या हो गई, न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गई, तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां तक चले गए ना। तो बहुत सारे सिटीज में क्या होता है कि हम बहुत दूर जो हमारे रहता है ना, हम उससे बात ही नहीं करते, डिस्टेंस बढ़ गई, तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम।
बात समझ में आ गई आप सभी को? नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो जब भी समझ में नहीं आए नॉर्मल लाइफ की बात करने लग जाओ, ठीक है? समझ में आया आपको? डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी कम लगेगी, ठीक है? तो इसको आप ओवरऑल जो आपको सभी जगह पढ़ाया भी जाता है और आपने पढ़ा भी होगा कि मैं इसको सीधे सीधे कह दूं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, ठीक है? इसको ऐसे लिख लो, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, ठीक है? ये आपको नॉर्मली एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ढंग से समझा दिया कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? आप सभी को समझ में आ गया? अगर फिर भी ढंग से देखना, इस पे मैं आपको एमसीक्यूज के लिए भी एक लेक्चर वीडियो एमसीक्यूज भी डालूंगी और आपको एक लेक्चर इस पे भी दूंगी, ठीक है? आप पहले ढंग से ध्यान से इसको समझ लो, इसको पढ़ लेना। जिनको फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूंगी, ठीक है? इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमें 9353093361 पे व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है? हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।